everyone, I am Lalita Dhakar and you are watching Lalita's English classes. कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एग्ज़ाम आपका रीट का हो, पटवारी का हो या फिर और भी कोई एमपी हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछी ही जाती है और इंग्लिश के इडियम्स और फ्रेजेस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। हम हर एक पार्ट में, हर एक वीडियो में 10 ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस देखेंगे जो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम भी अच्छे से पास कर पाएंगे और स्पोकन इंग्लिश में भी इडियम्स और फ्रेजेस का हम हिंदी में भी उपयोग करते हैं तो इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम सबसे पहला जो इडियम मुहावरा देखने वाले हैं वो है अ फिश आउट ऑफ द वाटर। अ फिश आउट ऑफ द वाटर। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि मुहावरे और जो फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस, वो लिखे कुछ और जाते हैं, मतलब वर्ड कुछ और ही लिखे जाते हैं और उनका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कहीं कहीं भले ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इडियम्स का सेम मीनिंग है, नहीं तो अधिकतर जो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं उनका वर्ड अलग ही कुछ रहता है लिखा हुआ और मीनिंग कुछ और ही निकलता है। जैसे देखिए, इसी का देखिए, अ फिश आउट ऑफ द वाटर। अब इसमें फ़िश है मछली, जिसको हम जानते हैं कि फ़िश का मतलब मछली होता है, वाटर मतलब पानी होता है, लेकिन जो इसका मीनिंग है, देखिए मीनिंग इसका इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, मतलब इसका अर्थ ये होता है अ फिश आउट ऑफ द वाटर का कि आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं जहां आप कंफर्टेबल ना हो, मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील ना करें, अपने आप को अच्छा फील ना करें, मतलब मुसीबत में आप फंस जाएं इस तरह से। जैसे एक फ़िश है, फ़िश जो है समझने के लिए, ताकि आपको ये अभी याद हो जाए, क्योंकि इडियम्स याद करना बहुत बड़ी बात होती है। तो एक फ़िश को पानी से अगर बाहर निकाला जाएगा तो वो तड़पेगी, क्योंकि पानी के अंदर ही फ़िश रहती है, मछली रहती है, उसकी ज़िंदगी पानी के अंदर ही है। जैसे ही बाहर निकालेंगे तो वो एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगी, मतलब वो तड़पेगी, छटपटाएगी। तो इसी से ये इडियम आपको याद हो जाएगा। अ फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब होगा इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। अगला देखिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब यहाँ एप्पल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि किसी से भी आपका झगड़ा वगैरह कुछ हो जाना। तो यहाँ एप्पल का मतलब सेम फल जो खाने वाला है वो बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको भी पहले ही बताया कि जो लिखा जा रहा है उसका मतलब वो नहीं होगा, आपको इनडायरेक्ट तरीके से समझना पड़ेगा। तो यहाँ इसका मीनिंग होता है कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। जैसा कि हम हिंदी में कहते हैं कि कोई भी झगड़ा अगर होता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, कारण होता है या जड़ होती है। जैसे भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में लड़ते हैं तो कश्मीर जो है वो एक झगड़े का कारण है, दोनों अपने आप ने जो उसके ऊपर अधिकार बताते हैं। तो यहाँ हम इसको ध्यान रखेंगे कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होगा कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण। नेक्स्ट देखिए, अ रेड लेटर डे। अब रेड लेटर डे, इसका जो मीनिंग है वो भी बिल्कुल अलग है इसके वर्ड से। अब रेड लेटर डे का मीनिंग होता है एक्चुअल में एन इम्पोर्टेंट डे, मतलब एक महत्वपूर्ण दिन। जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और भी बहुत सारे दिन हमारे यहाँ महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। तो इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आप देखा होगा आपने कैलेंडर में जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं उनके ऊपर रेड सर्कल किया जाता है, रेड में उसको दिखाया जाता है लाल कलर में। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, और रेड लेटर डे का मीनिंग होगा एक महत्वपूर्ण दिन या एन इम्पोर्टेंट डे। नेक्स्ट इडियम देखते हैं जो है एट 11th आवर। एट 11th आवर। अब 11th मतलब 11वां, ठीक है, और आवर मतलब घंटा, लेकिन इसका भी यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो है एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट मतलब बिल्कुल आखिरी समय पर। 11th आवर का मतलब है बिल्कुल आखिरी, एन मौके पर। अगर आपको ऐसा बोलना हो तो आप मुहावरेदार भाषा में कहेंगे एट 11th आवर, ठीक है, या अंतिम समय पर, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगला जो हमारा इडियम है वो है टू एड फ्यूल टू द फायर, या फायर भी बोल सकते हैं, टू एड फ्यूल टू फायर। इसका एक हिंदी में भी मुहावरा बनता है आग में घी डालना। अब आग में घी डालने का क्या मतलब होता है, मतलब
जो बात है उसको और बढ़ा देना, या कोई झगड़ा हो रहा है तो उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी कर देना, ऐसी बात बोल देना जिससे जो झगड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा आग जो है वो भड़क जाए घी डालने से। तो हिंदी में भी हमने घी का यूज़ किया, आग का यूज़ किया, पर उसका अर्थ अलग निकला। ऐसे ही इंग्लिश में भी जिसका मीनिंग है टू ऐड फ्यूल टू फायर का वो है टू मेक अ सिचुएशन वर्स। वर्स मतलब बहुत ख़राब कर देना, किसी भी स्थिति को, सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब बना देना। इस मुहावरे का अर्थ है टू ऐड फ्यूल टू फायर का। ओके, नेक्स्ट देखिए, एट स्नेल्स पेस। पेस मतलब होता है गति, स्पीड जिसको आप कहते हैं। स्नेल मतलब आपने देखा हो, ये एक प्रकार हम घोंगा बोलते हैं, जानवर होता है जो बहुत ही ज़्यादा धीरे चलता है। देखा होगा आप सबने, पीछे से उसका ऐसे ऐसे रहता है, आगे मुंडी रहती है और वो बहुत ही ज़्यादा धीरे चलता है। तो इसको देखते हुए ये एक मुहावरा, एक फ्रेज बना है, एट स्नेल्स पेस। मीनिंग है वेरी स्लोली। जो घोंगा है, वो स्नेल है, वो बहुत ही ज़्यादा धीरे चलता है। तो अगर कोई काम इतनी धीरे गति से हो रहा हो, बहुत ही ज़्यादा धीमा किया जा रहा हो, वहाँ इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है, एट स्नेल्स पेस, बहुत ज़्यादा धीरे। नेक्स्ट देखिए, फेस द म्यूज़िक। म्यूज़िक मतलब संगीत, फेस मतलब एक तो फेस जो हमारा होता है ये, और इसी फेस का एक और मीनिंग होता है सामना करना। मैंने वीडियो भी बनाया है, शॉर्ट वीडियो, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ फेस का मीनिंग है सामना करना। तो फेस द म्यूज़िक, अब संगीत से सामना करना, तो इसका मीनिंग कहीं से भी ये नहीं है, क्योंकि ये फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं, इनका मीनिंग कुछ और ही निकलता है, जैसा कि हम पहले से ही बोलते आए हैं। तो मीनिंग देखिए इसका, एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट। क्रिटिसिज्म मतलब होता है जो आपकी कोई भी अगर आलोचना करता है तो आप उसको फेस करते हैं, या फिर पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब होता है दंड। तो यहाँ देखिए मीनिंग क्या हुआ, एक्सेप्ट का मतलब तो स्वीकार करना। आपने कोई भी काम किया है और अगर वो काम गलत हो गया तो इसके जो परिणाम आएंगे और उससे जो आलोचना होगी, क्रिटिसिज्म होगा, वो आपको खुद फेस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये इसका मीनिंग है टू फेस द म्यूजिक। नंबर ईडियम देखते हैं जो है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, अब समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। मून मतलब आप सब जानते हैं चांद होता है, ब्लू मतलब नीला, और वंस मतलब एक बार। तो यहाँ इसका मतलब है रेयरली। रेयरली मतलब कभी कभार, बहुत ही कम, कभी कभार, रेयरली बहुत ही कम। जैसे हमें जो पूरा का पूरा आसमान है, नीला आसमान, उसमें हमें चांद कभी कभार दिखाई दे अगर, तो इसको हम क्या कहेंगे, इससे जोड़ा हुआ है कि वंस इन अ ब्लू मून का मतलब कभी कभार। जैसे कोई भी घटना या कोई भी काम या कोई भी ऐसा कुछ भी वाकया बहुत ही कम अगर होता है तो इडियोमेटिक लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है वंस इन अ ब्लू मून। इसका मीनिंग होता है रेयरली, कभी कभी या कभी कभार। नेक्स्ट देखिए, डंकीज ईयर। ईयर मतलब साल, डंकी मतलब गधा। अब गधे का साल, अब ऐसा कौन सा मीनिंग हो गया इसके अंदर। अब इसका मीनिंग कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि गधे का साल। गधे का साल क्या होता है, मतलब इसका है अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबा समय। अब इसको कैसे रिलेट हम कर सकते हैं कि गधा मतलब जो बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में और आज भी बहुत सारी जगह गधों को सामान उठाने के लिए काम में लिया जाता है, उन पर बहुत ज़्यादा सामान लाद कर कहीं ले जाया जाता है। और ईयर मतलब तो साल होता है, तो अगर वो गधा काम करता जा रहा है तो वो उसको जो साल है, जो वो वर्ष है, वो बहुत ज़्यादा लंबा लगेगा, बहुत ज़्यादा ऐसे बीत ही नहीं रहा हो वो समय, उसको ऐसा लगेगा। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि डंकीज ईयर मतलब बहुत लंबा समय। अगला देखिए, हमारा लास्ट ईडियम है आज के इस वीडियो का, एट सी। इसको ऑल एट सी भी पढ़ते हैं, बहुत बार ये भी लिखा जाता है, आपको दिखेगा। तो यहाँ हम ले रहे हैं एट सी। सी मतलब समुद्र। अब समुद्र में की बात हो रही है, समुद्र में का मतलब क्या हो रहा है, तो समुद्र में का जो मीनिंग होता है वो है कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, मतलब ऐसी स्थिति जहाँ आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं, आप बिल्कुल पूरी तरह से गुमराह हो चुके हैं, कंफ्यूज हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं ये काम करूं या ये करूं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप इडियोमेटिक लैंग्वेज में कहेंगे एट सी, मतलब जैसे कि समुद्र में कोई अगर गया
और उसको आगे रास्ता नहीं पता है, दिशा का ज्ञान नहीं है मान लीजिए, तो वो वहाँ उसमें गुमराह हो सकता है, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इस दिशा में जाऊँ या इस दिशा में, क्योंकि दिशाएं तो होती नहीं है वहाँ तो आपके पास में जो एक यंत्र होता है उससे आप देखते हैं, दिशाओं का ज्ञान करते हैं। तो अगर नहीं होगा आपके पास में तो आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे आप याद कर सकते हैं एट सी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। हमने सीखे 10 इडियम्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।